बूस्टिंग जो है ये हम रिग्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और इससे पहले हमने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा था, और उससे ही पहले हमने डिसीजन ट्री पढ़ा था। डिसीजन ट्री के बारे में हमने देखा था कि वो मोर लाइक इफ एंड एल्स की तरह है, और वाइट बॉक्स है, और हमें मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। एक इनपुट जाती है, और इनपुट आगे जाकर वो कैसे स्प्लिट होती है, और उससे आगे फिर कैसे जाता है, और फिर आउटपुट कैसे निकलती है, वो हमारे लिए एक वाइट बॉक्स है। अच्छा, रैंडम फॉरेस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ डिसीजन ट्री है। होता ऐसा है कि हम डाटा सेट लेते हैं और उसे उसके सब डाटा सेट बना लेते हैं, और बहुत सारे हमारे पास डिसीजन ट्री है। तो हमारे पास एक फॉरेस्ट है, तो हर डिसीजन ट्री को हम ट्रेंड करते हैं। एक वो जो डाटा सेट का सैंपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर 5 डिसीजन ट्रीज हैं तो हम डाटा सेट के 5 हिस्से बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और 1 डाटा सेट जो है वो डिसीजन ट्री 1 को दे देंगे, 2 नंबर डाटा सेट जो है वो 2 को दे देंगे, और एंड सो ऑन, और उनको उस पर ट्रेन कर देंगे। ट्रेन करने के बाद हाँ, एक सिनॉप्सिस आया था आपके पास सुमेरन महबूब का, हार्ड फॉर्म में। ओके, सो जब वो सारे 5 के 5 डिसीजन ट्री ट्रेंड हो जाएंगे, तो फिर कोई इनकमिंग डाटा आएगा या टेस्ट डाटा आएगा, और वो तमाम को हम दे देंगे। तमाम डिसीजन ट्री अपनी अपनी ट्रेनिंग की बेस पर प्रिडिक्ट करेंगे कि ये क्या हो सकता है, और फिर मेजॉरिटी की बेस पर हम कह देंगे कि ये फलां चीज़ है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप दोस्त 8-10 दोस्त कोई वीकेंड की शाम को आप इकट्ठे हों, और ये प्रॉब्लम आए कि हमने वीकेंड का शाम कैसे गुजारनी है, तो कोई कहे कि फिल्म देखनी है, और कोई कहे कि नहीं खाना खाने जाना है, तो फिर मेजॉरिटी जो कह रही है उस वो फिर सिलेक्ट हो जाता है। तो डिसीजन ट्री भी ऐसे ही परफॉर्म करता है। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम। ये भी डिसीजन ट्री ही की तरह है, रैंडम फॉरेस्ट की तरह ही है। इसमें डिसीजन ट्रीज हैं, सिर्फ फर्क यह है कि ये सीक्वेंशियली काम करता है और वो पैरेलल काम कर रहे हैं। तो सीक्वेंशियली में यह है कि हमारे पास बहुत सारे कमज़ोर वीक डिसीजन ट्रीज हैं या वीक मॉडल्स हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाते हैं। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जब मोर देन वन मॉडल्स इकट्ठे हों तो हम उन्हें कहते हैं ये एनसेम्बल मॉडल है। बहुत सारे मॉडल्स इकट्ठे होकर एक नया मॉडल बनाएं तो उसे इंसेंबल मॉडल कहते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट भी इंसेंबल मॉडल है, और ग्रेडियंट बूस्टिंग भी एक इंसेंबल्ड टेक्निक है। तो क्या है कि इसमें आपके पास एक डाटा सेट है, वो आप एक डिसीजन ट्री से कहते हैं कि इस पे इसके एक पोर्शन पे ट्रेन हो जाए और बाकी पर टेस्ट हो, तो वो कुछ को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर देगा, उसकी एक्यूरेसी की एक रेशो होगी, और कुछ को वो नहीं कर सकेगा। जो वो कर लेगा एक्यूरेटली, उन पॉइंट्स को, उन इनपुट्स डाटा को हम एक वेट देंगे, वो वैल्यू लो वैल्यू होगी। और जिन जिन डाटा पॉइंट्स को वो नहीं एक्यूरेटली करेक्ट डिटेक्ट कर सका, करेक्टली एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सका, we will assign a higher weight to those data points, और उसका एक अलग सेट बनाकर हम एक और मॉडल से कहेंगे कि वो एक और डिसीजन ट्री होगा, उसे कहेंगे कि आप बताओ कि क्या
इसको प्रेडिक्ट करें। वो उसमें से कुछ हिस्से को सही कर सके, कुछ को नहीं कर सकेगा। जिनको नहीं कर सकेगा उनको हायर वेट दे देंगे और किसी और को दे देंगे, और वो मॉडल उस पर ट्रेंड होके फिर वो भी उसमें से कुछ को करेगा, कुछ को नहीं, और इस तरह से चलता चला जाएगा। ये सिक्वेंशियली होगा और आखिर में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल बनेगा जो एक्यूरेटली सबको प्रिडिक्ट कर सकेगा। तो इस तरह से ये टेक्निक है, इसको देखते हैं। तो साइकिट लाइब्रेरी हमारे पास है, उसमें एक्सजी बूस्ट इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करती है। कुछ टर्म्स डिफाइन करने हैं, वो हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, वो हम नहीं आज यहाँ देखते। क्लासिफिकेशन क्या है और रिग्रेशन क्या है। तो फीचर्स इसमें क्या है कि फीचर्स बाकी तमाम में भी ऐसे ही है। फीचर्स इनपुट होते हैं जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को देते हैं, और वो इनपुट्स इस्तेमाल होंगी ताकि हमारे आउटपुट्स जनरेट हों। और मैथमेटिकल टर्म्स में ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ये इनपुट, ये जो फीचर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। फीचर्स हमारे वेरिएबल्स हैं और जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक तरफ यानी इक्वल के एक तरफ एक्सप्रेशन होता है और दूसरी तरफ उसका इक्वल के दूसरी तरफ हमारा आंसर होता है। तो वो जो आंसर है वो हमारा टारगेट है। अच्छा, आइडिया वो मैंने बता दिया है कि वीक हाइपोथेसिस लें और वीक लर्निंग एल्गोरिदम एंड मेक अ सीरीज ऑफ ट्वीक्स टू इट दैट विल improve द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइपोथेसिस लर्नर। ठीक है। This type of hypothesis boosting is based on the idea of probability approximately correct learning pack. A pack method investigates machine learning problem to interpret how complex they are, and a similar method is applied to hypothesis boosting. In hypothesis boosting, you look at all the observation. कैसे काम करता है? आपने तमाम डेटा पॉइंट्स को देखना है that the machine learning algorithm is trained on, and you leave only the observation that machine learning method successfully classified behind. तो अब आप ये देखेंगे कि उसमें से वो कौन से हैं जो करेक्टली हो गए हैं, आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको आप हटा दें, स्ट्रिपिंग आउट द अदर ऑब्जर्वेशंस, और जो नहीं हुए हैं वो एक साइड पे कर दें। और एक न्यू वीक लर्नर, एक और मॉडल लें और टेस्ट, और उसको क्रिएटेड एंड टेस्टेड ऑन द सेट ऑफ डाटा दैट वाज पुअरली क्लासिफाइड, जो कि पिछली दफा क्लासिफाई सही तरह नहीं हो सका था, उस पर उसे ट्रेन करें, टेस्ट करें, एंड जस्ट द एग्जांपल दैट वर सक्सेसफुली क्लासिफाइड आर केप्ट। और जो क्लासिफाई सही तरह से हो जाए उसको हम रख देंगे, बाकियों को छोड़ देंगे और उसके लिए एक अलग दूसरा एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो instances of or observation यानी जो इनपुट वैल्यूज हैं इन द ट्रेनिंग सेट आर वेटेड बाय द एल्गोरिदम, उनको वेट दिया जाता है उन इनपुट्स को, एल्गोरिदम उनको वेट देता है, एंड मोर वेट इज असाइंड टू इंस्टेंसेस। तो वो इनपुट्स आपके डाटा सेट में, वो इनपुट्स जो कि सही तरह से क्लासिफाई नहीं हुए हैं, उनको हायर वेट दिया जाता है। मोर वीक लर्नर्स आर एडेड इनटू द सिस्टम सिक्वेंशियली, यानी आप इसमें ऐड करते जाएं और भी मॉडल्स, इन दिस केस डिसीजन ट्री, और भी ऐड करते हैं सिक्वेंशियली फैशन में, एंड दे आर असाइंड टू द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग इंस्टेंसेस। और जो जो नया आप ऐड करेंगे उनको हम वो इनपुट्स वैल्यूज देंगे डाटा सेट में से जो कि बहुत मुश्किल होते हैं डिस्क्रिमिनेट करने में। तो इन AdaBoost the predictions are made through majority vote, with the instance being classified according to which class receives the most vote from the weak learners. ये एक एग्जांपल है, इमेज है, जिसमें कि हम मॉडल को रन करते हैं और डाटा शुरू में सबका वेट सेम होता है।
ये मॉडल कुछ को क्लासिफाई कर लेगा, उसको कुछ ये वेट देगा, और जिसको क्लासिफाई नहीं कर सकेगा उसको हायर वेट दे देगा, और फिर ये डेटा सेट दूसरे मॉडल को दे देंगे, वो भी उसमें से क्लासिफाई करेगा, और जो हायर जो डिटेक्ट हो जाएंगे उनको लोअर वेट दे देगा, और जो नहीं डिटेक्ट हुए उसे और हायर वेट दे देगा, और सो ऑन, इसी सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, इसी उसमें एक है ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, और ये क्या करता है कि जब भी एक डाटा सेट जो है वो क्लासिफाई कर लेता है सक्सेसफुल को, उसे फ्रीज कर देते हैं, जो अनसक्सेसफुल है वो डाटा उठाकर उस पर दूसरा मॉडल लगाते हैं, एक नई लेयर बनती है, यानी कि सीक्वेंस के अंदर एक नई लेयर बनती है, और काफी सिमिलर है उससे। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हमारे पास ये डाटा सेट है, ये डाटा सेट है, और हमने एक मॉडल लगाया, और उसने क्लासिफाई किया, इन दो को करेक्टली क्लासिफाई कर दिया, और इसमें इनको क्लासिफाई किया करेक्टली, लेकिन इन्हें इनकरेक्टली क्लासिफाई किया, 3+ है। तो क्या है, हमने इनको वेट दे दिया, तो बाकी सब सेम है, लेकिन ये जो वेट जिनको दिया है ये साइज में बड़े नजर आ रहे हैं, ये मतलब कि इनको हायर वेट दे दिया है। तो अब एक और मॉडल अप्लाई हो रहा है यहाँ, और वो क्लासिफाई कर रहा है, फिर इससे कुछ रह गया तो इस पर एक और मॉडल अप्लाई हो रहा है, इस तरह से ये चल रहा है। Gradient boosted regression tree is an ensemble method that combines multiple decision trees to a more powerful model. Already बता चुका हूँ कि ये ensemble model है, और despite the regression in the name, these models can be used for, तो regression classification दोनों के लिए यूज होता है, चाहे नाम में gradient boosted regression tree नाम में आ रहा है, लेकिन दोनों के लिए यूज हो सकता है। ये फर्क है हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट और इसके बीच, वो है कि ये सीरियल मैनर में बिल्ड करता है ट्रीज को। ठीक है, ये है, ये रैंडम फॉरेस्ट है, और ये है एक ट्री, इससे जो क्लासिफाई नहीं हुए नीचे वाला क्लासिफाई कर रहा है, और इससे जो नहीं हुआ वो उससे नीचे वाला कर रहा है, और इससे नहीं हुआ तो उससे नीचे वाला कर रहा है, तो एक सीरीज में ये काम कर रहे हैं। तो देर इज नो रैंडमाइजेशन, और ये इंस्टेड यहाँ प्री प्रूनिंग हो रही है। प्री प्रूनिंग का मतलब यही है कि आप जैसे इससे क्या मिसाल दे सकते हैं, जैसे आप किसी से छिलके उतारना शुरू कर दें, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि आप एक डाटा सेट लेते हो, उसमें से कुछ क्लासिफाई हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, तो उनको वहाँ से निकाल लेते हो, और अब उस पर मॉडल लगाते हो, उसमें से कुछ हो जाते हैं, फिर उसमें से वो निकाल लो और उस पर अप्लाई करो। ओके, सॉरी। जैसे आप ऐड करते जाएंगे वो इम्प्रूव होता जाएगा, मॉडल एज ए होल इम्प्रूव होता जाएगा। ग्रेडियंट boosted trees are frequently the winning entries in machine learning competition and are widely used in industry. They are generally a bit more sensitive to parameter settings than random forest। ठीक है, इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं, करेक्टली सेट हो गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये एक है इसका कि आप अगर सही पैरामीटर आपको मिल जाते हैं तो फिर ये अच्छा अच्छा परफॉर्म करेगा।
Apart from the pre-pruning and the number of trees in the ensemble, यानी कि प्री प्रूनिंग इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये काम करता है, स्प्लिट करता है डाटा को। और दूसरा है कि बहुत सारे ट्रीज होते हैं, कितने ट्रीज होने चाहिए, ये भी एक मसला है, प्री प्रूनिंग भी एक इशू है। इन दोनों से हट के और भी इशू है, वो है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट कंट्रोल्स हाउ स्ट्रांगली ईच ट्रीज ट्राइज टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ द प्रीवियस ट्रीज। के एक एल्गोरिदम लर्निंग रेट ये बताता है कि उससे कितनी कोशिश करनी चाहिए कि वो करेक्टली आइडेंटिफाई करें। आपको याद होगा कि हमारा एक एग्जांपल हमने देखी थी, और उसमें हमने देखा था गैमा और सी को हमने सेट किया था, तो उसने एक बस सिंपल सी लाइन खींच दी थी। उसमें से कुछ करेक्ट हो गए थे, कुछ इनकरेक्ट हो गए थे। सी और गैमा को हमने जब चेंज किया तो वो लाइन स्मूथ से हटकर ऐसे हो गई। इसका मतलब है कि ये कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम मैं क्लासिफाई कर सकूं। और हमने कुछ और चेंज किया था तो छोटे छोटे जजीरे बन गए थे, जो ये बता रहा है कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि एक आध मिस्टेक्स हो जाएं, वो उन्हें इंसर्कल किए जा रहा है। तो लर्निंग रेट जो एक पैरामीटर है, ट्यूनिंग पैरामीटर, वो ये बताता है कि कितनी इसको एफर्ट्स करनी है इस मॉडल को कि वो एक्यूरेटली डिफाइन करे। जितना लर्निंग रेट ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी बेहतर हो सकती है, लेकिन मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरह से आप लर्निंग रेट सेम रखें और ट्रीज बढ़ाते चले जाएं तो इससे भी इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो यहाँ एक एग्जांपल है ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर की। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ये होती हैं कि उसमें 100 ट्रीज होते हैं डिफ़ॉल्ट, अगर आप कुछ भी सेट नहीं करते हो। ग्रेडियंट बूस्टिंग का मॉडल लिया, उसमें 100 ट्रीज ऑलरेडी होती हैं, और 3 डेप्थ लेवल हैं उसमें, और लर्निंग रेट 0.1 सेट होता है। यानी कि ये एक डिसीजन ट्री है, उसके बाद एक और लेवल आ गया है, और फिर उसके बाद एक और लेवल आ गया है। तो 3 लेवल इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेडियंट बूस्टिंग में इस तरह के 100 ट्रीज हैं, 100 ट्रीज हैं इस तरह के, और उनके 3 लेवल्स हैं, और लर्निंग रेट 0.1 है। उसकी बेस पर हमने कैंसर का डाटा दिया, साथ में लेबल्स भी है और रैंडम स्टेट भी है, और वो स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद ये ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर का हैंडल हमारे पास आया। इस हैंडल के अंदर हमने इसको, यानी कि इस ग्रेडियंट बूस्टिंग को फिट कर दिया ट्रेन और वाई ट्रेन पर। एक्स ट्रेन ट्रेनिंग डाटा है और वाई ट्रेन ट्रेनिंग लेबल है। यानी हमने कैंसर के कुछ पार्ट पर डाटा को ट्रेन कर दिया। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी जब हमने निकाली तो वो 1 आई, और टेस्टिंग एक्यूरेसी निकाली तो वो हमारे पास ये आ रहा है। तो जब भी आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 1 आए और ये इस तरह से हो, दरमियान में एक गैप सा आए 0.5, तो इट्स मीन यार कुछ मसला है इधर, हो सकता है ओवरफिट ना हो रहा हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ओवरफिट का मसला आ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हमने इसको छेड़ना है मॉडल को। तो क्या चीज़ें हम छेड़ सकते हैं? हम ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज को देख सकते हैं, हम डेप्थ को आगे पीछे कर सकते हैं, हम लर्निंग रेट को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ये 3 ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं जिससे हम मॉडल को ज़रा बेहतर करते हैं। मतलब यहाँ हमें सामने नज़र आ रहा है कि ओवरफिट हो रहा है, तो ज़रा चेंज करें, कि हो सकता है ये ट्रेनिंग टेस्टिंग एक्यूरेसी करीब आ जाए एक दूसरे के। अब यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ जहाँ 3 था, हमने 1 कर दिया। और अब हमने जब देखा तो ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी कुछ घट गई है 0.99, और टेस्ट एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ गई है 0.97, मतलब एक दूसरे के करीब आ गए हैं। आप पिछले उसमें देखें तो ये 1 है, ये 0.95 है। तो उधर से ट्रेनिंग एक्यूरेसी करीब नीचे गिरी है, और इधर से टेस्टिंग एक्यूरेसी ऊपर आई है।
ये डेप्थ को कम करने से। अब हमने लर्निंग रेट जो 0.1 था हमने 0.01 कर दिया है और कम कर दिया है। तो अब देखें कि ये ट्रेंडिंग रेट और गिर गया है और ये भी थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन इससे कुछ करीब आए हैं। तो ये दोनों पिछले रिजल्ट से कम बेहतर हैं ओवर फिटिंग के लिहाज से। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मैं बहुत मेथड्स ऑफ डिक्रीज मॉडल मॉडल कम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करने के क्या मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। नंबर एक, ट्रेनिंग को कम कर दो या नंबर ऑफ जो डेप्थ है उसे कम कर दो। अच्छा, एक और काम जो बूस्टिंग कर रैंडम फॉरेस्ट करता है, और आपसे मैं अगर पूछूं तो आपको आना चाहिए कि क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट बाकी मॉडल की तरह भी था, लेकिन उसमें एक और खासियत थी, वो ये कि वो ये बताता था कि हम जो फीचर्स यूज़ कर रहे हैं एज ए इनपुट, और वो फीचर्स इस्तेमाल होंगे ताकि हमारा आउटपुट हमें कैलकुलेट हो। तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे फीचर्स ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हों। कुछ फीचर्स ज़्यादा करेंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ बहुत ही कम करेंगे। तो रैंडम फॉरेस्ट हमें फीचर्स की इम्पोर्टेंस भी बताता था, और हमने एरिस के एग्जांपल के अंदर देखा था कि एक पैरामीटर ऐसे था जो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता था। उसको जब हमने निकाला, वो कंट्रीब्यूट क्या करता था, वो नॉइज ऐड कर रहा था। जब हमने चार फीचर्स थे उनमें से एक फीचर जो सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, इंपॉर्टेंस सबसे कम थी, उसको ओमिट किया, उसको छोड़ दिया, तो जो बाकी तीन थे, व्हेन वी यूज दोज थ्री, तो हमारे पास रिजल्ट उससे बेहतर हो गया। तो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस भी फीचर की बताता है। तो सिमिलरली ग्रेडियंट बूस्टिंग भी ये काम करता है। अब ये देखें, एक एग्जांपल है कि मैक्सिमम डेप्थ हमने 1 रखी है, रैंडम स्टेट 0 रखा है, और हमने इस डाटा पर ट्रेन किया। उसके बाद हम फीचर इंपॉर्टेंस का एक प्लॉट बना रहे हैं, और हमारे पास ये है कि कैंसर डाटा की रेंज, और फिर फीचर्स नेम, और रोटेशन 90 डिग्री के जो लेबल्स हैं वो 90 डिग्री पर डिस्प्ले हों। तो हमारे पास ये आ रहे हैं। अब आप देखें ये सब फीचर्स हैं, लेकिन ये तकरीबन 0 है, ये 0.1 समथिंग या 0.5 0.02 होगा। लेकिन इसे देखें कि ये है मीन कॉनकेव पॉइंट्स, एक फीचर है, और ये है वर्स्ट पैरामीटर्स। सबसे ज्यादा अहमियत इसकी है, उसके बाद इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो आप ये चेक करें कि अगर सिर्फ इन चार को देखकर अगर हम करें, क्योंकि बाकी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये 30 फीचर्स हैं, 30 फीचर्स ग्रेडियंट बूस्टिंग के मुताबिक 30 फीचर्स में से ये 4 फीचर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो वीकनेसेस आप देख लीजिएगा कि क्या होता है यहाँ पर। हाँ, ये हो गया है। और एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे ज़रा इसे एनाकोंडा निकालते हैं, एनाकोंडा। हम्म,
ठीक है, यहाँ जुपिटर नोटबुक, ठीक है, यहाँ न्यू डिकेस, न्यू डिकेस, एमएल कोर्स, सॉरी एमएल कोर्स, फोल्डर का नाम भूल गया, ये रहा, और इसमें ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है, ये वो एग्जांपल है जो अभी हमने वहाँ देखी, यहाँ रन कर रहे हैं। और हमने कैंसर ब्रेस्ट कैंसर का डाटा डाउनलोड किया है। हमारे पास जो इस डाटा में रोज हैं 569 डाटा हमारे पास है। तो आपको पेन हो रही है, 30 कॉलम्स हैं। रुपये करने हैं जी सर, सुबह कर लेते हैं। आप ले लीजिए क्लास। ठीक है, मैं 15 मिनट में फारिग हो जाऊंगा। मैं बस सर निकल रहा हूँ। ठीक है, सुबह आगे कर लेंगे। सुबह मीटिंग है बसर की। बाकी भी रहते हैं। अच्छा, बाकी सबके भी रहते हैं। जी सर, वालेकुम सलाम इसलिए हम सर, ये क्या हाल है? वो कहते हैं सुबह तक लेंगे। अच्छा ठीक है, जी सर। कहाँ साइन करना है? सर वो बीच में फॉर्म है, रिकमेंडेशन बाय सुपरवाइजर। चल सुबह आप जल्दी आ जाइए। जी सर, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, और ये हमारे पास 30 कॉलम्स हैं। उसके बाद नीचे आते हैं कि टारगेट नेम्स, दो किस्म की क्लासेस हैं, मैलिग्नेंट और बेनाइन। जी ठीक है, ठीक है सर। और ये हमारे पास वो जो एक्यूरेसी आई है 1 और 0.96, और फिर हमने चेंज किया है लर्निंग रेट को। यहाँ मैक्सिमम डेप्थ को चेंज किया, 0.01 लर्निंग रेट को चेंज किया है, वही चीज़ है जो हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि कौन से फीचर इम्पोर्टेड हैं। यहाँ एक और हमारे पास प्रोग्राम है, असलम। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक एक और एग्जांपल है। इसमें हमारे पास कुछ क्लासेस हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, डाटा को स्प्लिट भी करना है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की रिपोर्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और रिपोर्ट हमने जनरेट करनी है, और ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर यूज़ करेंगे। तो मेरे पास डाटा मौजूद है ट्रेन और टेस्ट फाइल में। ये पीडी इज नॉट डिफाइंड, लाइब्रेरी इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पांडास, हाँ हो गया है। अच्छा, तो ट्रेन और टेस्ट डाटा है CSV में, और दूसरा CSV फाइल में।
ये डाटा हमारा है जो टाइटैनिक एक जहाज डूबा था, उनके मुसाफिरों की लिस्ट है। और ये ट्रेनिंग डाटा से आप देख सकते हैं कि पैसेंजर आईडी है 891 और सर्वाइव्ड 01। ये बता रहे हैं कि 0 का मतलब कि वो नहीं बचा और 1 का मतलब है कि वो बच गया था। और ये पैसेंजर क्लास है 3 स्टोरीज। वो टाइटैनिक शिप था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर। उसके बाद है नेम, ये उनके नाम हैं। और एक कॉलम है सेक्स का, उसमें मेल फीमेल, फीमेल मेल, मेल। एज है, और ये मालूम नहीं कि क्या है, ये किस चीज़ का है। बहरहाल ये पार्च है, टिकट है, फेयर है, कैबिन है, एम्बार्क्ड है। तो ये हमारे पास एक डाटा सेट है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इससे इस कॉलम में से ये निकाल लेंगे सर्वाइव्ड का कॉलम। इस तरह हमने डाटा को ट्रेन करना है। ये हमारे लेबल्स हैं। तो ट्रेन से इस पूरे डाटा से हमने एक कॉलम निकाला सर्वाइव्ड, और वो वाई ट्रेन में चला गया। तो ट्रेन डाटा से हमने फिर ये ड्रॉप कर दिया, यानी कि ट्रेन डाटा के अंदर ये सारा टेबल मौजूद है। हमने ये यहाँ से निकालना है, इसको किसी और वेरिएबल को देना है। तो वाई ट्रेन में चला गया लेबल, और ट्रेन डाटा से हमने ड्रॉप कर दिया इसको। अब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो वही ये ट्रेन डाटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसमें सर्वाइव्ड का नहीं है हमारे पास कॉलम। अब ये टेस्ट डाटा है, जिस तरह से ट्रेन डाटा का हमने निकाला था, टेस्ट डाटा भी है, और हमारे पास ये मौजूद है। ये आ गया। अब इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं जिनके कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे वो। मसला नेम, एज, सिब, एसपी, टिकट, कैबिन, पार्ट्स, एम्बार्क, ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो इसलिए हम ये कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये जो कोड है, ये उस कॉलम से वो ड्रॉप, उस डाटा सेट से ये कॉलम ड्रॉप हो जाएंगे। और दूसरी है कि सेक्स जो एक कॉलम है, मेल फीमेल, इसको हमने न्यूमेरिक फॉर्म में रखना है, बजाय ये कि ये इसमें हो। और ये कोड क्या काम करता है कि ये न्यूमेरिक में हमें दे रहा है। ठीक है, ज़रा मैं दोबारा से करता हूँ क्योंकि एरर जनरेट हुआ है शायद। ठीक है, वो हो गया है। और अब सारा फुल डाटा देखते हैं तो क्या शक्ल बनी। ये शक्ल बनी कि पैसेंजर आईडी है, क्लास है, और इसे इसे रन कर दें। हाँ, क्लास है, फेयर है, सेक्स फीमेल और सेक्स मेल, यानी कि जो फीमेल है वो, ये कि भाई अगर फीमेल नहीं है तो 0, अगर है तो 1, और अगर वो मेल है तो 1, अदरवाइज 0। रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। अब फुल डाटा के अंदर हमारा सारा डाटा मौजूद है। अब जाके हमारे पास एक डाटा सेट आया है जिस पर हमने काम करना है। उसे स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट इस तरह से कर रहे हैं कि पहले रिकॉर्ड से लेकर 891 रिकॉर्ड हम एक्सट्रेन में डाल रहे हैं, और 891 से लेकर एंड तक हम उसे एक्स टेस्ट में डाटा डाल रहे हैं। उसके बाद हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसे एक स्केल में ला रहे हैं। और नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास है वैल्यू 2374, यानी कि अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं टेबल में, और आपको कहें कि ये नॉर्मलाइज करें, तो आप इसमें देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9। तो तमाम को 9 पर आप डिवाइड कर दें।
तो इससे आपका डाटा नॉर्मलाइज हो जाएगा। नॉर्मलाइज का मतलब कि 0 और 1 के दरमियान में आ जाएगा, एक स्केल में आ जाएगा। अब ये हम स्प्लिट करने जा रहे हैं एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन, वाई टेस्ट वाई ट्रेन में, और ये लर्निंग रेट है 0.05 0.07, एक अरे बनाई है 0 से 1 और 1 2 3 4 5 6 7। तो ये लर्निंग रेट आएगा और ये हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर है। ये वैल्यूज कांस्टेंट है कि 20 ट्री लेने हैं, 20 डिसीजन ट्री होने चाहिए। लर्निंग रेट जो है यहाँ से हम लेंगे, पहले 0.05 के लिए लेंगे, फिर 0.075 के लिए लेंगे, फिर एंड सो ऑन और चलते जाएंगे। मैक्सिमम फीचर्स 2, मैक्सिमम डेप्थ 2, रैंडम स्टेट इज इक्वल 0। तो ये इन तमाम लर्निंग रेट की बेस पर हमें एक्यूरेसी निकाल कर देगा और हम देखेंगे कि किस पर ये हमें अच्छी एक्यूरेसी निकालता है। तो आप ये देखें 0.05 पर हमारे पास ये ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन वैल्यू आई 0.801 एंड 0.731। हमने लर्निंग रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या हुआ कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ गई, वैलिडेशन उधर ही खड़ी है। हमने थोड़ा सा और लर्निंग रेट बढ़ाया तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी और बढ़ गई, वैलिडेशन भी बढ़ गया है। ट्रेनिंग रेट और बढ़ाया तो वैलिडेशन और ट्रेनिंग एक्यूरेसी और बढ़ गई और वैलिडेशन भी और बढ़ गया है। और लर्निंग रेट 0.5 जब किया तो ट्रेनिंग रेट 0.83 से 0.86 हो गया और वैलिडेशन जो है 0.75 से 0.77 हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया। फिर 0.75 करेंगे तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम हो गई है, वैलिडेशन बढ़ गई है लेकिन ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम हो गई। लर्निंग रेट और बढ़ाया तो हमारे पास ट्रेनिंग रेट बढ़ गया है, वैलिडेशन घट गया है। तो 0.5 ऐसा है जहां पर ओवरफिटिंग बहुत कम है और एक्यूरेसी भी कदरे ज़्यादा है। तो 0.5 हमारे लिए सूटेबल लर्निंग रेट है। हमने एक ट्यूनिंग पैरामीटर लर्निंग रेट मालूम कर लिया। अब उस पर वो हमने यहाँ यूज़ किया और हम अब क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं और उसके बाद क्लासिफिकेशन और इसको रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आया जो ये बता रहा है कि 142 टाइम्स हमने मॉडल ने कहा कि 142 लोगों के लिए बताया कि ये फौत हो चुके हैं और एक्चुअली भी 142 जो थे वो फौत हो चुके थे, सही बताया। लेकिन उसमें से 19 टाइम्स ऐसा हुआ कि हमारे मॉडल ने कहा कि फौत हो गया है, जबकि एक्चुअली वो कैजुअलिटी नहीं थी। और 42 टाइम्स हमारे मॉडल ने कहा कि ये सरवाइव कर गया है और 42 और वो ठीक उसने बताया। और 65 टाइम्स इसने कहा कि सरवाइव कर गया है, जबकि वो सरवाइव नहीं कर गया, वो फौत हो चुका था। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है और उसके बाद प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है, सपोर्ट है, एक्यूरेसी है और 0 मीन्स सरवाइव नहीं हुआ और 1 मीन्स सरवाइव हुआ है। यही हम XG बूस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। ये भी एक लाइब्रेरी है जो कि इम्प्लीमेंट करता है ग्रेडियंट बूस्टिंग टेक्निक को। ये देखें यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 20 डिसीजन ट्री होने चाहिए और लर्निंग रेट इतना होना चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ 2 होना चाहिए। तो ये बिहाइंड जो है कोड के ये काम हो रहा है। आपको तो नज़र नहीं आ रहा कि वो एक डाटा सेट उसे देता है और वो डिसीजन ट्री कुछ को क्लासिफाई कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता तो फिर एक और मॉडल लगाते हैं, जो नहीं हो पाता वो उसे दे देते हैं, वो फिर कुछ क्लासिफाई सही कर सकता है, कुछ को नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकता वो थर्ड थर्ड डिसीजन ट्री को दे देते हैं। ये बिहाइंड में सारा चल रहा है।
आपके लिए पाइथन ने काम इजी किया हुआ है कि एक लाइब्रेरीज आप डिप्लॉय करते हैं और वो आपके लिए काम करता है। तो एक्सजी बूस्ट है, इसको रन करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डाटा मौजूद है और यहाँ स्कोर देखें तो 0.74 स्कोर आ रहा है इसका। अगर हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करें तो एक्यूरेसी का ये स्कोर आ रहा है। ठीक है, हमने कल यही पढ़ा था और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। अगर आपको कोई बाद में कोई क्वेश्चन याद आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।